नमस्कार। नई उम्मीदें, नए सपने और एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि हर सुबह लेकर आती है अवसर अपार और हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं हमारा मॉर्निंग प्राइम टाइम शो नया सवेरा। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी आंचल। सुप्रभात। शुक्रिया भावना। और इस शो के जरिए हम देश विदेश के साथ साथ आर्थिक जगत में क्या कुछ खास हो रहा है, खेल जगत में किस तरह की सुर्खियां हैं, हम इन तमाम खबरों को करते हैं आपके साथ साझा। तो आइए सीधे रुख करते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों का नया सवेरा में। संसद के दोनों सदन में लगातार हंगामा, चढ़ावा चोरी और दिल्ली में छात्रा आंदोलन से जुड़े मुद्दे पर विपक्ष की ओर से चर्चा की मांग। संसदीय कार्यमंत्री की नेता विपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात। झारखंड में छात्र आंदोलन का 13वां दिन, आज विधानसभा में उठेगा मुद्दा। छात्रों ने सरकार की ओर से वार्ता के प्रस्ताव पर कहा, मांगे पूरी होते ही खत्म कर देंगे आंदोलन। असम में बाढ़ से 14 जिले बुरी तरह प्रभावित, हालात का केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने लिया जायजा। केरला में भी जनजीवन पर पूरा असर, लोगों को समुद्र की ओर ना जाने देने की सलाह। जंग के बीच ईरान के खाड़ी देशों को चेतावनी, अमेरिका ने नया हमला किया तो बड़े ऊर्जा ठिकाने होंगे तबाह, कहा ओमान के साथ हॉर्मुज झील पर संयुक्त घोषणा जल्द। और वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप का ड्रॉ घोषित, पहले दौर में सिंधु का सामना आयरलैंड की सोफिया से, तो वहीं वर्ल्ड चैंपियन चीन के शी युकी से होगा आयुष का मुकाबला। और आइए जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं संसद के मॉनसून सत्र से जुड़ी हुई, जो काफी हंगामेदार साबित हो रहा है। एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जब लोकसभा का प्रश्नकाल बहुत आराम से या बिना गतिरोध के चल पाया हो। जहां सदन के अंदर हो या फिर बाहर, विपक्ष रोज अपने मुद्दों को लेकर नारेबाजी कर रहा है, जबकि सरकार ये चाहती है कि सदन के नियम के अनुसार चले, ना कि जोर जबरदस्ती से। स्पीकर और सभापति की ओर से भी लगातार संसद की मर्यादा को बनाए रखने की अपील हो रही है। कल विपक्ष गृह मंत्री के जवाब की मांग और चढ़ावा हेराफेरी के मुद्दे पर अड़ा रहा, जबकि सरकार गतिरोध खत्म कराने की कोशिशों में जुटी रही। हाउस में डिस्कशन के लिए वे परमिशन दे, और डिस्कशन अगर शुरू होगा तो सारी चीजें बाहर आ जाएंगी। तो इसीलिए हम चाह रहे हैं कि सिर्फ डिस्कशन। कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और ये समाजवादी पार्टी, ये तीनों पार्टी भगवान राम का विरोधी है। तीनों ने हमेशा भगवान राम को विरोध किया है, भगवान राम का अपमान किया है। और जब राम मंदिर बन रहे थे तब भी काला पट्टी बांध करके इन्होंने राम मंदिर का विरोध किया। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी और कम्युनिस्ट पार्टी देश से माफी मांगे और भगवान राम को जो उन्होंने अपमान किया उसका भी माफी मांगना चाहिए। तो पक्ष विपक्ष अपने अपने अंदाज में सदन के अंदर और बाहर आचरण कर रहा है, लेकिन स्पीकर ओम बिरला भी इस बात से दुखी है कि संसद का कामकाज हो ही नहीं पा रहा। प्रश्नकाल जैसा महत्वपूर्ण समय बर्बाद हो रहा है। आप से मेरा आग्रह है, प्रश्नकाल चलाने में सहयोग करें। प्रश्नकाल के बाद जो भी मुद्दे हैं, विषय, उस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। कई मान्य सदस्य मुझे सदन में आकर मिले हैं कि हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हैं, हमें प्रश्न पूछने दिया जाए, और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं। और इसी हंगामे के बीच कल लोकसभा में सरकार ने महत्वपूर्ण बैंकिंग सुधार से जुड़ा विधेयक पारित करा लिया।
जबकि राज्यसभा ने सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी और ये बिल संसद से पारित हो गया। वहीं लोकसभा में आज कराधान से जुड़े बिल पर चर्चा प्रस्तावित है। सरकार की कोशिश यही रहेगी कि आज इस बिल को पारित करवा लिया जाए, क्योंकि ये काले धन पर अंकुश लगाने के लिए बहुत अहम है। राज्यसभा में भी विनियोग विधेयक पर विचार होना है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या आज भी संसद में ऐसे ही हालात रहेंगे जैसे कि हम लगातार देख पा रहे हैं, यानी कि गतिरोध रहेगा। क्योंकि कल जो संसदीय कार्य मंत्री हैं किरेन रिजिजू, उन्होंने नेता विपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की और सदन के कामकाज में सहयोग की अपील की। तो अब देखना होगा कि आज संसद की कार्यवाही शांति से चल पाती है या नहीं। तो रोज रोज हंगामा, क्या आज होगा काम, ये एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुज यादव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनुज का रुख करते हैं। और अगर आज के विधायी कामकाज की बात करें अनुज, तो बार बार विपक्ष की ओर से हंगामा किया जा रहा है। एक दिन ऐसा नहीं रहा कि प्रश्नकाल चल पाया हो। कल राहुल गांधी की किरेन रिजिजू से 50 मिनट तक मुलाकात रही है। क्या लग रहा है कि आज से गतिरोध खत्म होगा? देखिए, संसद का ये तीसरा हफ्ता चल रहा है और तीसरे हफ्ते के अंदर अगर हम लगातार देखें तो प्रश्नकाल लोकसभा में तो एक भी दिन नहीं हो पाया। और हाँ, राज्यसभा के अंदर कल कोशिश की गई थी और सड़क परिवहन विभाग से जो संबंधित सवाल हैं उनको लिया गया था और जो केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने जवाब भी दिया था। लेकिन विपक्ष का हंगामा लगातार जारी रहा और ये लगातार जारी है, चाहे हम सदन के अंदर की बात करें या सदन के बाहर की बात करें। बिल्कुल ये बात जरूर है कि कल संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने जो नेता विपक्ष हैं राहुल गांधी, उनके साथ एक लंबी वार्ता की, चर्चा की। और देखिए, केंद्रीय संसदीय मंत्री और सरकार तो लगातार जो है अपील इस बात की कर रही है कि विपक्ष चर्चा में हिस्सा ले, जो विधेयक पास हो रहे हैं, महत्वपूर्ण विधेयक है, उसमें उनकी सहभागिता दिखे। लेकिन विपक्ष किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं है। वो अपने अड़ियल रवैये पर अभी भी लगातार अड़े हुए हैं। और इस बात को लेकर तो देखिए, चाहे हम राज्यसभा की बात करें, वहाँ भी सभापति ने कई बार नसीहतें दी हैं और लोकसभा अध्यक्ष लगातार इस बात को कहते हैं सदन की कार्रवाई को 1 बार 2 बार 3 बार कई बार स्थगित करना पड़ता है। ये एक सबसे बड़ी बात है। और देखिए, जिस तरीके से लगातार संसद के अंदर से जो तस्वीरें लगातार विपक्ष के हंगामे की सामने आती हैं, ये कोई एक अच्छा संदेश नहीं है। सरकार बार बार अपील कर रही है कि जनता से जुड़े हुए जो सवाल हैं, चाहे वो प्रश्नकाल के माध्यम से हो या अन्य विधायी कार्यों के माध्यम से हो, उनमें अगर विपक्ष की सहभागिता दिखाई देगी तो एक अच्छा संदेश जाता है। दूसरी बात यह है कि सरकार और सत्ता पक्ष ने तो इस बात को बार बार कहा है कि जो भी मुद्दे हैं उन मुद्दों पर सरकार चर्चा कराने के लिए तैयार है। और देखिए, विपक्ष चाहता क्या है? विपक्ष यही चाहता है कि उनके द्वारा जो कुछ मुद्दे उठाए गए हैं उन पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन चर्चा कराने के लिए सरकार ने एक बार भी मना नहीं किया। सरकार सिर्फ इस बात को कहती है, लोकसभा अध्यक्ष और सभापति राज्यसभा सिर्फ इस बात को कहते हैं कि जो विधायी कार्य पहले से सूचीबद्ध है, पहले उस पर कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए और उसके अलावा जो भी नोटिस दिए जाएंगे विपक्ष की तरफ से उनको भी लिया जाएगा और उन पर चर्चा कराई जाएगी। लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ मुद्दों को लेकर विपक्ष सिर्फ हंगामा करना चाहता है और संसद की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेना चाहता है। अनुज, लेकिन जिस तरह का ये अड़ियल रवैया है, इसकी वजह से संसद का समय बर्बाद होता है, जैसे कि लोकसभा स्पीकर ने भी कहा, और खास तौर पर एक टैक्स पेयर का पैसा जाता है। इस लिहाज से लोकतंत्र के इस मंदिर में कई ऐसे विधायी कार्य हैं जो लोकहित जनहित से जुड़े हैं, जो उठाए जाते हैं, जिनको उठाया जाना जरूरी है, क्योंकि इसी वजह से जनप्रतिनिधि यहाँ तक चुनकर पहुँचते हैं। देखिए, बिल्कुल आंचल, समय खराब होता है और एक सबसे बड़ी बात यही है कि देश की जनता से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण कानून बनने हैं वो सदन से बनने हैं। देश की सबसे बड़ी पंचायत में किसी मुद्दों को लेकर अगर चर्चा करनी है तो इसी सदन के अंदर हो सकती है। लेकिन विपक्ष का हंगामा सदन के बाहर सड़कों पर देखने को मिलता है। मीडिया से बात विपक्ष के लोग करते हैं, लेकिन जब सदन के अंदर उस मुद्दे पर चर्चा करने की बात आती है या दूसरे महत्वपूर्ण जो विधेयक हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं, जब उन पर चर्चा करने की बात आती है तो फिर विपक्ष आखिर क्यों भागता है? ये आरोप लगातार सत्ता पक्ष की तरफ से लगाया जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात आप देखिए, पिछले कुछ दिनों के अंदर केंद्रीय संसदीय मंत्री ने तो इस बात को मीडिया के सामने आकर भी कहा और सदन के अंदर भी इस बात को कहा कि बाद में विपक्ष इस बात को ना बोले कि चर्चा बिना चर्चा कराए ही बिलों को पास कर दिया गया। क्योंकि हम पिछले एक हफ्ते में आंचल देख रहे हैं कि 1, 2 या 3 बिलों को
सरकार विपक्ष के हंगामे के बावजूद भी उनको पास करा रही है, और वो पास इसलिए करा रही है क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण विधेयक हैं, उनको पास कराना ज़रूरी है। और सुप्रीम कोर्ट जैसा जो जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल है, देखिए इसमें तो कोई राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ गई तो इससे तो देश की जनता का फायदा होगा, जो मामले इतने सालों से लंबित हैं वो तेजी से आगे बढ़ेंगे। तो इसी तरीके से चाहे वित्त विधेयक की बात करें, वो भी इस तरह के विधेयक है जिसमें टैक्सेशन को और ज़्यादा उसमें सरलीकरण किया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा जो उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फंड आए, लोगों को फ़ायदा उससे हो। और सबसे बड़ी बात है कि टैक्सेशन का सरलीकरण लगातार सरकार करती आ रही है, लेकिन अगर ये विपक्ष की चर्चा के साथ अगर किया जाएगा तो देखिए कितना बड़ा एक संदेश देश के अंदर जाएगा कि इसमें विपक्ष की भी भूमिका रही। तो कुल मिलाकर ये जो कार्रवाई इस समय संसद के अंदर देखने को मिल रही है, विपक्ष की तरफ से तो एक अच्छा संदेश नहीं है, लेकिन सरकार की तमाम कोशिश है विधायी कार्य को आगे बढ़ाया जाए। खत्म होता है या नहीं, और विपक्ष नारेबाजी और हंगामे को छोड़ संसद की कार्यवाही को में आगे उत्पादकता में भी उसमें मदद करता है कि नहीं, क्योंकि अगर संसद की कार्यवाही नहीं चलेगी तो दोनों सदनों की उत्पादकता भी यहाँ कम होती है। अनुज, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़ी विरोधाभासी स्थिति है कि हमेशा विपक्ष ये कहता है कि हम चाहते हैं, हम सवाल पूछना चाहते हैं, हम चाहते हैं चर्चा हो, लेकिन जब चर्चा होती है तो व्यवधान और हंगामा बरपाने के लिए विपक्ष एक मजबूत विपक्ष का उदाहरण पेश करता हुआ नज़र नहीं आ रहा, बहुत सिलेक्टिव है। और कुछ इसी तरह का सिलेक्टिव हम कह सकते हैं नैरेटिव हमें झारखंड में भी नज़र आएगा, क्योंकि झारखंड का रांची आज फिर सुर्खियों में है। एक तो जेपीएससी ये जो परीक्षाएं हैं उसमें कथित धांधली समेत कुछ अन्य मांगों को लेकर यहाँ जो छात्र है उनका आंदोलन है। दूसरा, आज से वहां पर विधानसभा का मॉनसून सत्र भी शुरू हो रहा है। सीआईडी ने भी कल 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब गिरफ्तार लोगों की कुल संख्या 19 हो चुकी है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र आंदोलन का आज 13वां दिन हो चुका है। 5 और अभ्यर्थी भूख हड़ताल पर चले गए हैं, यानी आंदोलन अब तेज हो गया है। और जो अनशनकारी हैं उनकी संख्या बढ़कर 6 हो गई। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सदस्य देवेंद्र नाथ महतो के अनशन का आज 5वां दिन है। कल सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने देवेंद्र नाथ महतो से बात की और पानी पीने की सलाह दी, जिसके बाद महतो ने पानी पिया, लेकिन अनशन जारी है। और इस मामले में सोरेन सरकार की चुप्पी की वजह से छात्र अब और ज्यादा आक्रोश में है। विपक्ष की ओर से भी लगातार मुख्यमंत्री और सहयोगी दल कांग्रेस की खामोशी पर लगातार वार कर रहे हैं। इसके बाद कल सीएम सोरेन की ओर से छात्रों को वार्ता का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन समय और जगह तय नहीं हुई है। इस बार में प्रदर्शनकारी छात्रों का साफ कहना है कि सरकार जिस पल उनकी मांगे मान लेगी वो आंदोलन खत्म कर देंगे। आइए अब आपको सुनवाते कि कल रात छात्रों ने क्या कुछ कहा है। ओर से अभी स्थान और तिथि का निर्धारण नहीं किया गया है, हमें जानकारी नहीं प्रदान की गई है, तो हम सरकार से चाहते हैं कि हमें स्थान और तिथि बताई जाए कि वार्ता कब करनी है, उसी हिसाब से हम लोग अपनी तैयारी करें। हमारी सारी मांगे मान ली जाए, हम कल चले जाएंगे। सरकार वार्ता के लिए जो मैसेज भेजी उसका स्वागत करते हैं। हम लोग को राजनीति नहीं करना है, छात्र हैं, छात्र मुद्दा जो भी हम लोग का प्रमुख मांग है, सरकार अगर अभी मान लेती है हम लोग अभी प्रोटेस्ट छोड़ देंगे। बहुत अहम बात कि छात्र हैं, हम पढ़ना चाहते हैं, हमारे भविष्य का सवाल है, हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते। और इसमें कोई शक नहीं कि छात्र आंदोलन के इस नाजुक हालात में झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, वो देर से जागे या फिर यूं कहें कि उनका जो रिएक्शन है वो बहुत लेट आया। क्या कुछ कहा इस पर उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि सरकार जो है वो समाधान के लिए प्रतिबद्ध है और ख़ास तौर पर दिन रात जो जांच एजेंसियां हैं वो जुटी हुई हैं, मतलब किस तरह से इस जांच को आगे बढ़ाया जाएगा उसके लिए जांच एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं और दोषियों को जेल भेजा जा रहा है। हालांकि उनका ये रिएक्शन, उनका ये हम कहते हैं प्रतिक्रिया जो है वो काफ़ी लेट आई। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार के दरवाजे खुले हैं। अब ये दो तरफा है, सरकार के दरवाजे खुले हैं, आप चाहते हैं वार्ता हो, लेकिन समय और जगह का खुलासा आपकी सरकार की तरफ से नहीं किया गया, ये बड़ा सवाल है। तो हेमंत सोरेन की तरफ से कल रिएक्शन तो आया, लेट आया। उन्होंने ये जरूर कहा, प्रस्ताव दिया कि छात्र उनसे आके मिल सकते हैं, लेकिन उन्होंने कोई भी डेट या समय नहीं तय किया है। अब आज से झारखंड विधानसभा सत्र जो है वो शुरू हो रहा है और विपक्ष पूरी तैयारी के साथ सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। यहाँ छात्रों की एक ही मांग है कि जब तक
सरकार उनकी मांगों को मान नहीं लेती, वे अपना आंदोलन नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में हेमंत सोरेन की तरफ से एक रिएक्शन तो आया है, प्रतिक्रिया तो आई है, लेकिन ये देखना होगा कि इसमें क्या कुछ ठोस निकल कर आता है। आज झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र है। एटीआर रिपोर्ट सदन में होगी पेश। आपको बता दें कि आज से 12 अगस्त तक चलने वाला है ये विधानसभा सत्र, जहां अनुपूरक बजट 7 अगस्त को पेश होगा। एक्शन टेकन रिपोर्ट में क्या वाकई एक्शन लिया गया, ये देखना होगा। और अब क्योंकि जब रिपोर्ट पेश होगी तो सीधी सी बात है कि सदन में हंगामे के आसार भी है, क्योंकि विपक्ष इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएगा, उठाना भी चाहिए, यही विपक्ष का काम है। जेपीएससी जेएसएससी मुद्दा जो है, ये दोनों मुद्दे इस वक्त सरकार के लिए कहीं ना कहीं परेशानी का सबब है और अब सरकार भी पलटवार के लिए तैयार है और स्पीकर ने सहयोग मांगा कि भाई चर्चा कीजिए और इसका समाधान निकालना जरूरी है। तो इसी बड़ी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ दिवाकर से जुड़ गए। दिवाकर, अगर इस खबर को समझे तो ये दो चीज़ें मैं आपसे समझना चाहती हूँ। पहला ये कि ये जो तमाम अनियमितताएं हुई परीक्षाओं को लेकर, ये झारखंड के लिए नया नहीं है। आप इस वक्त वहीं पर मौजूद है जहाँ पर ये प्रदर्शन चल रहा है। सरकार लेट जागी, लेट जागने के बाद भी अब आज जो एक्शन टेकन रिपोर्ट है, क्या सुबुगाहट है, क्या वाकई उसमें कोई एक्शन लिया गया है जो कहीं ना कहीं इन छात्रों के भविष्य के बारे में ये सुनिश्चित कर पाएगा कि आगे आने वाली जो परीक्षाएं होंगी वो फेयर, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल रहेंगी? देखिए, झारखंड में जो ये आंदोलन है ये आज 13वें दिन में प्रवेश कर गया है और आज जो कुछ छात्रों का, चूंकि विधानसभा का सत्र भी शुरू हो रहा है, तो कुछ छात्र आज विधानसभा को घेराव करने भी पहुंचेंगे। लेकिन आंदोलन इसी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ आंदोलन चल रहा है और यहीं पर लोग डटे हुए हैं। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि दाएं तरफ ये जो इनका सत्याग्रह और आमरण अनशन है वो भी लगातार जारी है। और आमरण अनशन जो आज है उसका आज एक तीसरा दिन आज इन लोगों का है और एक उस तरफ देवेंद्र महतो जो बैठे हुए हैं उनका भी आमरण अनशन का 5वां दिन हो गया है। तो लगातार ये इसी तरीके से अनशन आगे बढ़ रहा है और लोगों की जो मांग है, कल हालांकि सरकार की ओर से पहल की गई थी और उनके प्रतिनिधिमंडल भी आए थे बातचीत करने के लिए, लेकिन लगातार ये जो कारवां है, इन लोगों का आंदोलन जो है वो लगातार मजबूत हो रहा है और इसी तरीके से ये डटे हुए हैं। कल मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि भेजा था, क्या आप लोग आश्वस्त नहीं है, बातचीत करेंगे या क्या कुछ आपकी मांग अभी भी है? मांग अस्पष्ट है और इस पर मुख्यमंत्री तैयार नहीं है, जैसा उनका स्टेटमेंट है। जो प्रधान है कि जेपीएससी और जेएसएससी जितनी भी परीक्षाएं इनके कार्यकाल में हुए हैं, तब तक भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, पेपर लीक हुआ है, पेपर बेचा गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद इनका सीआईडी जांच कर रहा है, वही खुलासा करते जा रहा है एक पर एक, लेकिन नतीजा वही होता है कि बाद में लिपापोती हो जाता है। लोगों को सीबीआई जांच की मांग है और उस पर हम लोग बड़े हुए हैं। आज विधानसभा घेराव भी कुछ लोग कर रहे हैं और छात्र संगठन कर रहे हैं। हम लोग का भी विधानसभा का घेराव 10 तारीख को दिया गया है। सरकार से मेरा मांग है कि अगर आप साफ दिल से अगर जांच कराना चाहते हैं तो सीबीआई से करा दीजिए। सीआईडी का जांच हम लोग कर रहे हैं। सीआईडी के जांच पे इन लोगों को भरोसा नहीं है और ये लगातार देखिए, बापू की प्रतिमा, बाबा भीमराव अंबेडकर, चंद्रशेखर आजाद, भगत जी, तमाम लोगों के जो प्रतिमाओं के साथ ये लोग बैठे हुए हैं। एक दूसरे हमारे साथ सत्याग्रही हैं, ये भी भूख हड़ताल पर है, इनसे भी जानते हैं। कल प्रतिनिधिमंडल आया, बाबूलाल मरांडी जी भी आप लोगों से मिलने आए, पूरे विधायकों के साथ आए। क्या कुछ आश्वस्त हुए हैं आप लोग, अपना कुछ आमरण अनशन तोड़ेंगे? हम लोग साफ साफ जो मांगे हैं साफ साफ दिख रहे हैं, तो आया नहीं है कि हम लोग मांगे क्या है। हम लोग तमाम जो भी मांगे हैं कोई लीगल नहीं। तो ये मांगे पर अभी भी अडिग है। देखिए, ये भी एक छात्रा है, ये भी आमरण अनशन पर है और ये भी आज इनके आमरण अनशन का तीसरा दिन है। और लगातार आप कल प्रतिनिधिमंडल भी आए, कई लोगों ने आपसे मिलने के, अब आपको क्या है कि समाज के सभी वर्गों का सपोर्ट मिल रहा है, आप आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाएंगे? जी बिल्कुल, हम लोग जिस तरह से शांतिपूर्वक ढंग से कर रहे हैं वैसे ही प्रकार रहेगा, क्योंकि हम लोग कुछ भी गैर संवैधानिक नहीं कर रहे हैं, संविधान के दायरे में रहते हुए कर रहे हैं। तो जो भी हमारे समर्थन में आ रहे हैं सबका वेलकम है, सबका स्वागत है। हम चाहते हैं कि हमें हर कोई समर्थन दे ताकि ये जो लड़ाई है वो और मजबूती पकड़े। वो कहीं ना कहीं हमें आश्वासन दे रहे हैं अभी फिलहाल, लेकिन अभी हमारा जो आंदोलन है वो चलता रहेगा
क्योंकि सिर्फ हमें इस बार आश्वासन नहीं चाहिए, कोई भी चीजें हमें संज्ञान में नहीं। तो इस बार जो छात्र है वो करो या मरो और पार की लड़ाई के मूड में है, और इसी लड़ाई के जरिए ये दिवाकर, यहाँ छात्र साफ तौर पर कह रहे हैं उन्हें आश्वासन नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए तो ठोस परिणाम चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरीके की घटनाएं फिर से ना हो सके। ऐसी कोई ठोस रणनीति सरकार की तरफ से चाहिए। जब आज विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है तो विपक्ष भी अपनी रणनीति के साथ तैयार है। विपक्ष का लगातार सहयोग इन छात्रों को मिल रहा है। आज जब विधानसभा सत्र शुरू होगा तो ये मुद्दा कितना गूंजेगा इस सत्र में? देखिए, निश्चित तौर पर कल जिस तरीके की गहमागहमी यहाँ पर दिखी थी, और जो नेता प्रतिपक्ष है बाबूलाल मरांडी, वो तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, दर्जन भर से अधिक विधायक को साथ कल यहाँ पर पहुंचे थे और इन विद्यार्थियों से उन्होंने मुलाकात किया और अपने जो उनका पक्ष है, और उन्होंने कल साफ तौर पर कहा कि विधानसभा के इस सत्र में सरकार को जो है वो सड़क से लेकर सदन तक सरकार को हिलाने की कोशिश की जाएगी और सरकार को अंततः झुकना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बच्चों का आंदोलन है ये आज का आंदोलन नहीं है, इसमें सारे पीड़ित है। सिर्फ जेपीएससी 14वीं पीटी परीक्षा का परिणाम एक मुद्दा नहीं है, उत्पाद सिपाही का भी मुद्दा है, आशुलिपित परीक्षा का भी मुद्दा है, शिक्षक भर्ती का भी मुद्दा है। तो तमाम जो पिछले 5-6 वर्षों में हेमंत सोरेन सरकार के राज में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उस पर तत्काल जांच होनी चाहिए, और जो फिलहाल पीटी का परिणाम निकला है उसे तुरंत रद्द किया जाना चाहिए। तभी बच्चों के साथ वार्ता सरकार को करनी चाहिए। लेकिन सरकार के पास जिस तरीके के क्लू मिले हैं, जो परिणाम निकलकर मीडिया में सामने आ रहे हैं, उसके बाद तो सरकार को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और मुख्यमंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए। ऐसी मांग अब बीजेपी कर रही है और लगता है कि विधानसभा सत्र के दौरान बीजेपी जब पूछ करेगी तो निश्चित तौर पर यह मुद्दा सदन में भी गूंजेगा। दिवाकर, लेकिन जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, क्या कुछ वहां से निकलकर सामने आएगा? क्योंकि जिस तरह की संलिप्तता पाई गई है इन पेपर्स की धांधली को लेकर, ये प्रशासन और खास तौर पे जो डिजिटल तंत्र है उस पर भी बड़ा सवाल खड़ा करती है। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके का झारखंड में ये OMR सीट का मामला निकल कर आया है, ये कहा जा रहा है कि पेपर लीक से बड़ा मामला है, और जिस तरीके से यहाँ पर नौकरियों बेचे जाने का आरोप है, क्योंकि देख रहे हैं आप कोचिंग संस्थान के लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि कैसे पीटी के रिजल्ट के लिए 5 लाख रुपए लिए गए, किसी से जमीन गिरवी लिया गया, किसी से जेवर गिरवी लिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि ये किस तरीके का संलिप्तता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी एक आधार है, लेकिन OMR सीट अगर निकल कर चला जाता है तो ये पेपर लीक से बड़ा गुनाह माना जा रहा है। तो वैसे में छात्र इस बात पर अड़े हुए कि उनकी मेहनत पर पानी फिर गया है और सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और तुरंत इसके जो परिणाम निकाले गए हैं उसको रद्द किया जाना चाहिए। और जब सरकार की ओर से हालांकि लगातार कार्रवाई हो रही है, जेपीएससी के अध्यक्ष का इस्तीफा लिया गया है, उनके घर पर छापेमारी हुई है, उनको 3-4 बार CID ने बुलाकर पूछताछ किया है, और जो गिरफ्तारियां हुई है उनके साथ बैठाकर पूछताछ की गई है, तो कई कुछ जानकारियां मिल रही है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से इस पर खुलकर कोई बयान नहीं आया है। सरकार कह रही है कि सारी चीजों पर मेरी नजर है, मुख्यमंत्री लगातार नजर रख रहे हैं, संवेदनशील भी हम हैं, नजर है, लेकिन अभी तक कोई ठोस आश्वासन इन लोगों को नहीं मिला है। शायद इसीलिए जब मुख्यमंत्री की ओर से कल जब प्रतिनिधि यहाँ पहुंचे थे तो इन छात्रों ने साफ तौर पर कहा कि हमें आश्वासन नहीं चाहिए, और आप मीडिया के सामने और इसी मंच पर आकर मुख्यमंत्री से ये बात करना चाहते हैं, बंद कमरे में ये बात करना नहीं चाहते। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार से भरोसा कितना उठा हुआ है इन लोगों का। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और आज मानसून सत्र शुरू हो रहा है तो देखेंगे किस तरह से विपक्ष इस मुद्दे को उठाता है और सरकार किस तरह से जो वहाँ के छात्र हैं उन्हें एक विश्वसनीय आश्वासन दे पाएगी उनके सुरक्षित भविष्य को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और नया सवेरा में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। वो वाली MDH की सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। एक बात समझ लीजिए, ना बीमारी दुनिया से कहीं जाने वाली है और ना ही हॉस्पिटल के खर्चे। बस आपको ये सोचना होगा कि हॉस्पिटल का बिल कौन भरेगा, आप या आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी। आज ही पॉलिसी बाजार से हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए हर महीने से शुरू होता है। ब्रेक के बाद का स्वागत। और मेटा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है और ये खबर कह रही है कि आज फिर
जो मेटा के अधिकारी हैं उन्हें बुलाया जा सकता है। जैसे कि हमने आपको बताया कि कल सरकार से मेटा ने माफ़ी मांगी, अपने किसी कुछ कंटेंट को लेकर मेटा ने माफ़ी मांगी है, लेकिन फिर से तलब किए जा सकते हैं मेटा के अधिकारी, क्योंकि जिस तरह से जो कंटेंट है उस कंटेंट को लेकर कई सवाल उठते हैं और ये जो सवाल है, इन सवालों का जवाब मेटा को देना होगा। हालांकि कल जिस तरह से माफ़ी मांगी उनके अधिकारी ने, लेकिन आज फिर से अपने कुछ कंटेंट को लेकर जो कहीं ना कहीं इसको लेकर मेटा माफ़ी मांगेगा और इसीलिए उनके अधिकारी को तलब किया गया है। और अगर इसके बैकग्राउंड पे जाएं तो संसदीय समिति की एक बैठक हुई थी जहां मेटा के अधिकारियों को तलब किया गया था और उसके बाद कल आईटी मंत्रालय के साथ एक बार फिर मेटा की मीटिंग हुई है, जहां ग्लोबल अफेयर्स ऑफिसर जो चीफ हैं मेटा के, उन्होंने माफ़ी मांगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संदेश था फेसबुक पर दिया हुआ, उसको कुछ घंटे के लिए डिलीट कर दिया गया था, जिसको उन्होंने कहा कि एक तकनीकी कारण था, जिसके बाद मंत्रालय ने उनसे सवाल किए और जिसके जवाब में मेटा ने कहा कि तकनीकी खराबी के कारण ये सब हुआ, लेकिन उन्होंने इसके लिए माफ़ी मांगी। आज फिर से तलब किया है। शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ गए ज़्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर। शैलेंद्र से बात करते हैं। शैलेंद्र, कल भी एक मीटिंग हुई थी, उससे पहले संसदीय समिति की बैठक में भी मेटा के अधिकारी आए थे, आज फिर इसी कड़ी को आगे बढ़ाया जाएगा। आज की इस मीटिंग का क्या उद्देश्य है? देखिए, जो मार्क जुकरबर्ग ने जो माफी मांगी थी, मेटा के सीईओ हैं, उन्होंने 2-3 बातें उसमें इस माफी नामे में कही गई थी कि हम जानते हैं कि जो मेटा का जो एक आंतरिक सिस्टम है उसमें कुछ खराबी की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो वीडियो था, छात्रों को जो संदेश था जो उन्होंने इंस्टाग्राम पर जारी किया था और उसे फेसबुक पर कई घंटों के लिए वो डिलीट हो गया था। मेटा ने कहा था कि वो गलती थी उनकी तकनीकी, और इसके साथ ही साथ हम जानते हैं कि बच्चों और महिलाओं के खिलाफ जो कंटेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होते हैं उसमें वो किस तरह से उसको हटाने को लेकर उनका क्या तंत्र है और आईटी नियमों को किस तरह से पालन करते हैं। लेकिन एक बहुत गंभीर बात निकलकर सामने आई थी कि मेटा ने स्वीकार किया था कि कुछ खास तरह के कंटेंट को बढ़ावा दिया जाता है, यानी उनका जो एक आंतरिक सिस्टम है उसमें एक पैसे लेकर भी आप कह सकते हैं कि कुछ कंटेंट को बढ़ावा दिया जाता है। और ऐसी बात सामने आई थी, ऐसे आरोप सामने आए थे कि मेटा कुछ ऐसे कंटेंट को बढ़ावा देता है जो भारत विरोध में है, ये एक आरोप लगा था। तो उसको लेकर भी संसदीय समिति सख्त हुई थी और अब मेटा ने माना है कि कुछ खास तरह के कंटेंट को बढ़ावा देता है, जिसमें हम जानते हैं कि उनकी अपनी पॉलिसी है, उसके तहत कुछ पैसा चुकाना होता है। तो बहुत गंभीर मामला है। तो आप खबर ये आ रही है कि मेटा के अधिकारियों को फिर से तलब किया गया है। हम जानते हैं कि संसदीय समिति ने ये बात बहुत स्पष्ट तौर पर कही थी पत्र लिखकर कि 3 दिन के अंदर अगर मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग माफी नहीं मांगते हैं तो जो सेफ हार्बर होता है, यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जो एक सेफ हार्बर है वो खत्म किए जाने पर विचार किया सकता है। जो आईटी के मंत्रालय के अधिकारियों ने मेटा के अधिकारियों से ये बात बहुत स्पष्ट तौर पर कही है, क्योंकि मेटा संपादन करता है, मेटा ये तय करता है कि किन वीडियो को हटाया जाए, किन वीडियो को प्रमोट किया जाए। तो ये एक प्रकाशक का काम है। तो आईटी नियमों के तहत उनको ये छूट हासिल नहीं है, यानी इंटरमीडिएट के तौर पर वो अगर ये दावा करते हैं कि उन्हें छूट हासिल है तो ऐसा कतई नहीं है, यानी कि उन पर कार्रवाई हो सकती है। तो इस तरह से आप माने कि कोई भी कंटेंट जो बेहद आपत्तिजनक है, अगर वो तय नियमों के तहत, तय समय के तहत हटाया नहीं जाता है और उससे कोई पब्लिक ऑर्डर बिगड़ता है या फिर कोई नुकसान पहुंचता है तो मेटा पर एफआईआर हो सकती है अगर उन्हें ये छूट समाप्त कर दी जाती है, छूट उन पर खत्म कर दी जाती है। और ये बहुत एक तरह से बड़ा सवाल है कि अब जो खबरें आ रही हैं कि मेटा की जो माफी है उसके बाद जो मेटा ने बात सामने रखी है वो बहुत गंभीरता से उसे लिया गया है। हालांकि हम जानते हैं कि जो सबसे पहली बात ये थी, संसदीय समिति ने कहा था कि तुरंत माफी मांगनी चाहिए मार्क जुकरबर्ग को। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं, उनका वीडियो इस तरह से हटाया गया और तकनीकी गलती कर मेटा बच नहीं सकता। उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए, उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और जिन लोगों ने की गलती की वजह से हुआ है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद मार्क जुकरबर्ग ने माफी मांगी और तमाम बातों के साथ इस बात को स्वीकार किया कि कुछ खास तरह के कंटेंट मेटा अपने प्लेटफॉर्म पर उनको बढ़ावा देता है। देखिए, एक बात और सामने आई थी कि भारत में तमाम जो राजनीतिक दल है उनके अगर सोशल मीडिया अकाउंट को देखें तो उनको मिलाकर भी उतने फॉलोअर नहीं है जितने कुछ नए बने अकाउंट या कुछ अननोन सोशल मीडिया खाते के फॉलोअर्स हो जाते हैं।
तो ऐसा कैसे होता है, ये भी एक सवाल उठा था संसदीय समिति में। तो अब जिस तरह की खबरें आ रही है, हो सकता है कि मेटा के अधिकारियों से तमाम और सवाल पूछे जाए। निगाहें होंगी कि आज कितने बजे मेटा के अधिकारियों को तलब किया गया है और क्या कुछ और सवाल पूछे जाते हैं। बिल्कुल, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की गलती मानते हुए मेटा ने ये कहा था और भारत सरकार से मार्क जुकरबर्ग ने माफ़ी भी मांगी, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब मेटा को देने होंगे, क्योंकि भारत सरकार का ये कहना है कि आपको भारतीय नियमों का पालन करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। और वहीं आपको बताते हैं कि जो मेटा के CEO हैं, उन्होंने बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक कंटेंट और ऑपरेटिंग सिस्टम में गलती को लेकर भारत सरकार से जो माफ़ी मांगी है। जानकारी के अनुसार मेटा ने स्पष्ट करने की कोशिश की अपनी तरफ से, जो तमाम बातें रखी कि वो मध्यस्थ की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते और वो ही तय करते हैं कि सामग्री किसे मिलेगी। IT एक्ट के तहत सेफ हार्बर उन पर लागू नहीं होता है। मेटा ने माना था कि कुछ खास तरह की सामग्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। मेटा ने सरकार से माफी मांगी है और अपनी गलती पर खेद व्यक्त किया है। IT मंत्रालय ने मेटा समेत सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें भारत के कानूनों का पालन करना होगा। संसदीय समिति ने फेसबुक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोस्ट को कुछ समय के लिए हटाए जाने पर मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग के 3 दिनों के भीतर बिना शर्त माफी मांगने के लिए कहा था, जिसका जिक्र अभी शैलेंद्र भी कर रहे थे। उसके बाद मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग की तरफ से बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक कंटेंट और ऑपरेटिंग सिस्टम में गलती को लेकर भारत सरकार से माफी उन्होंने मांगी। और वहीं मेटा के कुछ स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने राजधानी में IT सचिव S कृष्णन से भी मुलाकात की। इस बैठक में मौजूदा नियमों का सख्ती से पालन करने की जरूरत पर जोर दिया गया और प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल की घटनाओं पर चिंता जताई गई है। मेटा और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों ने बताया है कि उनके पास कड़े आंतरिक नियम और फैक्ट चेकिंग सिस्टम है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव को भेजे गए एक पत्र में संसदीय समिति ने प्रधानमंत्री के भाषण को हटाए जाने के मामले को बहुत गंभीरता से लिया था। लोकसभा सचिवालय ने भी इस मुद्दे पर पत्र लिखा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कल नेटफ्लिक्स को CEO टेड सारंडोस ने मुलाकात की। मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री ने एक पोस्ट में कहा, मिस्टर टेड सारंडोस से मिलकर बहुत खुशी हुई। भारत के मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर की अपार संभावनाओं पर चर्चा हुई है। साथ ही प्रधानमंत्री ने पोस्ट में लिखा कि भारत में कहानी कहने की समृद्ध परंपरा और क्रिएटिव टैलेंट का असाधारण भंडार है, जिसका इस्तेमाल कंटेंट क्रिएशन के ग्लोबल हब के तौर पर देश की स्थिति को मजबूत करने के लिए किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ शिवसागर जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और जमीनी हालात का जायजा लिया। इस आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के शोकाकुल परिजनों से मिलकर गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री की अगुवाई में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर युद्ध स्तर पर राहत, बचाव और पुनर्वास कार्यों को अंजाम दे रही है। केंद्रीय मंत्री ने साथ ही भरोसा दिलाया कि राहत कार्यों में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। केंद्र सरकार की टीमें नुकसान का विस्तृत आकलन कर रही हैं ताकि राज्य को जल्द से जल्द पूरी आर्थिक मदद पहुंचाई जा सके और जनजीवन को पटरी पर लाया जा सके। प्रशासन और राहत एजेंसियों के काम की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि प्रभावितों की मदद और उनका पुनर्वास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। असम सरकार की भी लगातार राहत और बचाव के कार्यों पर नजर है। तो असम में बाढ़ और बारिश से हालात अभी भी खराब है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने दौरा किया वहां पर और हर संभव सहायता मुहैया कराने का आश्वासन दिया। तो असम में बाढ़ से 14 जिले प्रभावित हैं। जो जिले प्रभावित हैं उसमें बिस्वनाथ, चराईदेव, दरांग, धेमाजी, गोलाघाट, जोरहाट, कामरूप मेट्रोपॉलिटन, कार्बी, आंगलोंग, लखीमपुर, नगांव, शिवसागर, सोनितपुर, तिनसुखिया, उदलगुड़ी, बिस्वनाथ, चराईदेवी तमाम वो ज़िले हैं जहां पर बाढ़ की वजह से दिक्कतें सामने आ रही हैं और सबसे ज़्यादा प्रभावित यही इलाके हैं। जब हम असम की बात करते हैं, धेमाजी है, गोलाघाट है, कार्बी आंगलोंग है, लखीमपुर है, नगांव है और ये 14 ऐसे ज़िले हैं जो असम में सबसे ज़्यादा प्रभावित है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बाढ़ की वजह से यहाँ पर जो ज़िंदगी है वो अस्त व्यस्त हो गई है। ये तमाम वो ज़िले हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं।
लेकिन यहाँ राज्य और केंद्र सरकार मिलकर तमाम कोशिशें कर रही है कि असम में जो बाढ़ की स्थिति हुई और उसके बाद जो नुकसान जानमाल का हो या फिर खेती को हो, उसको किस तरीके से वापस पटरी पर लाया जाए, इसके लिए लेकर राज्य और केंद्र सरकार मिलकर काम कर रही है। लेकिन फिलहाल बाढ़ का पानी ज़रूर कम हुआ है, लेकिन उसके बाद की मुश्किलें ज़रूर बढ़ चुकी हैं और बाढ़ से इस समय 14 ज़िले बुरी तरीके से प्रभावित हैं। ये सभी ज़िले आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं, जो ज़िले सबसे ज़्यादा असम बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जिसमें शिवसागर शामिल है, जिसमें सोनितपुर शामिल है और साथ ही साथ कई और ऐसे ज़िले हैं जिनमें इस समय बाढ़ का कहर लगातार जारी है। कुदरत का कहर इस समय असम पर बरपा है, उसमें उदलगुड़ी भी एक ऐसा ज़िला है जो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। ये तो 14 ज़िले हैं जिस पर इस समय खतरा मंडरा रहा है और उसको लेकर कल केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और हेमंत बिस्वा शर्मा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और वहाँ हर संभव मदद मुहैया कराने की कोशिश का वायदा भी किया है। और बात अब दक्षिण भारत के केरलम की, जहां भारी बारिश ने एक बार फिर मुश्किलें बढ़ा दी। लगातार हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई। निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। कई जिलों में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, वहीं प्रशासन ने अतिरिक्त राहत शिविर भी खोल लिए हैं। केरलम के दक्षिण जिलों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जबकि उत्तरी जिलों में भी तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। तटीय इलाकों में ऊंची लहरों और समुद्री पानी के घुसने का खतरा बना हुआ है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। वहीं पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और अचानक बाढ़ की आशंका को देखते हुए निगरानी बढ़ा दी गई है। तो केरल में भी भारी बारिश का दौर जारी है और हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं विवेक इस समय केरलम से ज़्यादा जानकारी के साथ। आइए विवेक नारायण का रुख करते हैं और वहाँ केरलम की ताज़ा हालात के बारे में जान लेते हैं। विवेक, अगर केरलम के कुछ उन प्रभावित क्षेत्रों की बात करें जो इस समय बारिश से प्रभावित हो रहे हैं और खासकर इस समय अगर मौसम विभाग ने क्या पूर्वानुमान लगाया है केरलम के लिए? केरलम में अभी 10 डिस्ट्रिक्ट में ऑरेंज अलर्ट इशू किया है और 4 डिस्ट्रिक्ट में येलो अलर्ट है। अभी तक अगस्त 1 से अभी तक आज तक 26 लोगों ने मर चुका है इस फ्लड्स में और सिचुएशन अभी नॉर्मल नहीं है। तो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट से, केरला का सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट से पतनमथिट्टा, आलपुरा, कोट्टयम, ये सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स में सिचुएशन कुछ कठिन है और कुछ क्रिटिकल है। तो ये प्रॉब्लम है कि इस डिस्ट्रिक्ट में वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो रोड्स, रेल ट्रांसपोर्ट और कुछ खराब हो गया तो वाटर लॉगिंग के बारे में। और अनदर प्रॉब्लम इज लैंडस्लाइड्स और लैंडस्लिप्स। अभी तक केरलम में 356 रिलीफ कैंप सेट हो गया और इस रिलीफ कैंप में 18,000 आदमियों ने आदमियों में है। और चीफ मिनिस्टर वीडी सतीशन इस रिलीफ कैंप्स में विजिट करने के बाद मीडिया के बाद बात करते हैं तो वो पूछ रहा है कि सिचुएशन इज नॉर्मल है। तो नेक्स्ट 1 वीक अगला 1 वीक को रेन सिचुएशन कैसा है, तो ये बहुत बहुत क्रिटिकल के इसके बारे में एनडीआरएफ टीम्स देयर आर 30 टीम्स ऑफ 11 टीम्स ऑफ एनडीआरएफ वो चेन्नई में आ गया है। तो वो एनडीआरएफ टीम्स में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस पतनमथिट्टा और आलपुरा डिस्ट्रिक्ट्स में काम किया है। और इट इज इंडीड अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। तो 2018 फ्लड्स after 2018 floods, this is the floods which has actually created more trouble for the people of central Kerala or North Kerala. तो मलबार डिस्ट्रिक्ट से कासरगोड, कन्नूर, वायनाड, कोझिकोड, तो ये डिस्ट्रिक्ट्स में रेन बहुत ज्यादा है अभी तक। और साउथ डिस्ट्रिक्ट से त्रिवेंद्रम, कोल्लम अनुमान जताया जा रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि राज्य प्रशासन जो है वो त्वरित कार्रवाई करेगा और इस वक्त जो आम जनजीवन है वो जल्द पटरी पर लौटेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विवेक इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। और केरलम के बाद आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता और पार्टी के इकलौते विधायक उमा शंकर सिंह जो है उनका निधन हो गया। वो बलिया जिले के रसड़ा विधानसभा सीट से विधायक थे। उमा शंकर सिंह पिछले 2 सालों से कैंसर से पीड़ित थे और दिल्ली के एक अस्पताल में उनका उपचार चल रहा था। पूर्वांचल के कद्दावर नेताओं में शामिल उमा शंकर सिंह लगातार 3 बार रसड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए थे। मायावती ने उमा शंकर सिंह के निधन पर शोक जताया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शोक व्यक्त किया है।
और बिहार सरकार के मंत्री दीपक प्रकाश को राज्यपाल ने विधान परिषद के लिए मनोनीत किया। इस फैसले पर उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह समेत एनडीए के सभी जो सहयोगी दल हैं उन नेताओं का आभार जताया। आपको बताएं कि बीजेपी के एमएलसी देवेश कुमार के इस्तीफे के बाद खाली हुई सीट पर राज्यपाल ने उन्हें एमएलसी मनोनीत किया है। जो एक जिम्मेदारी आज मिल रही है उस पर खरा उतरने के लिए और भी प्रतिबद्ध हो रहे हैं। पंचायती राज विभाग के मंत्री के रूप में जो काम कर रहे थे उस जवाबदेही पे और ज़्यादा मजबूती के साथ काम करेंगे और ज़्यादा प्रतिबद्ध होकर काम करेंगे। सभी लोगों का हम धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं। और नया सवेरा में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बताएंगे आपको कि आज समाचार पत्रों में कौन सी वो प्रमुख खबरें प्रकाशित हुई हैं जो आपको जाननी जरूरी है। ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद का स्वागत। और अब खुद करते हैं हमारे खास सेगमेंट समाचार पत्रों में छपी सुर्खियों का हमारे खास सेगमेंट प्रेस रिपोर्ट्स के जरिए। और जो पहली खबर हम लाए हैं वो है भारत सरकार की नशा मुक्त भारत करने के प्रयास को लेकर। आपको बता दें कि शैक्षणिक संस्थानों से 500 मीटर का क्षेत्र होगा नशा मुक्त। ये कहा है कल संसद की कार्रवाई के दौरान। तंबाकू, शराब, गुटखा या किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित होगी। और इसके अलावा केंद्र से वित्तीय मदद पाने वाले उच्च शिक्षण संस्थानों से छात्र कल्याण कार्यक्रमों के तहत सहमति से नशा परीक्षण शुरू करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। और आइए बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर जो कि आने वाला है उससे जुड़ी हुई, क्योंकि उस फाइनेंशियल ईयर में RBI गवर्नर है, उन्होंने कहा कि प्लास्टिक के नोट शुरू हो सकते हैं और ये एक विशेष प्रकार के प्लास्टिक जैसे सिंथेटिक पदार्थ से इन्हें बनाया जाएगा और इन्हें पॉलीमर यानी प्लास्टिक नोट जारी करने की RBI तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ देशों में पॉलीमर नोट का 30 वर्षों से भी अधिक जो चलन है चलने का वो देखा गया है। और आपको बता दें श्रावण मास चल रहा है और सावन का महीना चल रहा है। ऐसे में कांवड़ यात्रियों के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं और अब तक 50 लाख से ज्यादा कांवड़िए जो हैं वो मुजफ्फरनगर से गुजर चुके हैं। हरिद्वार से गंगा जल लेकर 4 राज्यों के मंदिरों तक पहुंचे। शिव के अभिषेक के लिए 4 करोड़ श्रद्धालुओं के जुटने की यहाँ उम्मीद जा रही है और प्रशासन ने ये तैयारियां कर रखी हैं। कुछ मार्गों को डाइवर्ट किया गया है और कांवड़ यात्री सुरक्षित तरीके से अपने गंतव्य तक पहुंचे, इसके लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। और आइए बात करते हैं ग्रीन और क्लीन दिल्ली को लेकर कि किस तरह से जो ग्रीनरी का मेगा प्लान है दिल्ली रिज मैनेजमेंट बोर्ड में इस बैठक को मंजूरी मिली है। 1 करोड़ पौधे लगाए गएंगे और 4 साल का ये ग्रीन एक्शन प्लान है। 8 थीम्स पर आधारित ये जंगल को मंजूरी मिली है ताकि पर्यावरण की दिशा में इसे एक बहुत ही सकारात्मक पहल के तौर पर देखा जा रहा है। और प्रेस रिपोर्ट्स के बाद आइए रुक करते हैं दुनिया भर से कुछ खास खबरों का वर्ल्ड वॉच में। अमेरिका ईरान युद्ध के बीच ईरान ने खाड़ी देशों को चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने उस पर नया हमला किया तो वह पूरे क्षेत्र के अहम ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई कर सकता है। ईरान ने अमेरिका के करीबी सहयोगी देशों पर दबाव बढ़ाने के लिए ये संदेश पहुंचाया है। 2 वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सऊदी अरब, तुर्की और कतर के विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत भी की है। उन्होंने खाड़ी सहयोगी देशों से अपील की है कि वे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बनाकर ईरान पर नए हमलों को रोकने की कोशिशें करें। अराक्ची ने चेतावनी दी कि ईरान पर किसी भी हमले का जवाब खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों और ऊर्जा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाकर दिया जा सकता है। और ईरान ने कहा कि ओमान के साथ हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर समझौते की प्रक्रिया अंतिम चरण में। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस सप्ताह समझौते की घोषणा का अंदेशा जताया। संभावित समझौते से इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को फिर से खोलने में
मदद मिल सकती है और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव कम हो सकता है। हालांकि ये समझौता अमेरिका की ओर से ईरान के बंदरगाहों पर लगे प्रतिबंध हटाने पर निर्भर करेगा। ईरान ने कहा कि वो हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर कुछ नियंत्रण बनाए रखना चाहता है और जलमार्ग वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि ओमान के साथ समझौते का मसौदा अंतिम चरण में है और जल्द ही संयुक्त घोषणा की जा सकती है। और आइए आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं निवेश मंत्र की। हमारे खास सेगमेंट मनी मंत्र में गिरते बाजार में निवेश के टिप्स में आज हम आपको बता रहे हैं कि इस हालात में आपको क्या करना चाहिए। मनी मंत्र में आज ये मंत्र पर दे रहे हैं कि निवेश के टिप्स में घबराहट से बचें, यानी कि घबराएं नहीं। अगर उतार चढ़ाव होता है शेयर बाजार में या फिर म्यूचुअल फंड्स में तो उसमें घबराहट की ज़रूरत नहीं है और जल्दबाजी में आप खरीद या फिर बेचें ना। और एसआईपी के जरिए आप नियमित निवेश करते रहें, फिर आप शॉर्ट टर्म गोल्स या लॉन्ग टर्म गोल्स को देख सकते हैं। साथ ही निवेश पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई ज़रूर करें, यानी कि अलग अलग निवेश के जो सेगमेंट्स हैं उसमें बांट सकते हैं, जिसमें शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म आते हैं। लार्ज कैप शेयरों पर फोकस कर सकते हैं आप, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक होते हैं। मजबूत बैलेंस शीट वाली कंपनियां ज़रूर चुनें। तो जब भी गिरता बाजार होता है तो आप उन तमाम सेक्टर्स पर फोकस कर सकते हैं या उन तमाम स्टॉक्स पर फोकस कर सकते हैं जिनके वैल्यूएशन जब बाजार पीक पर होता है तो हाई होते हैं, यानी कि ब्लू चिप कम जो स्टॉक्स हैं उनमें निवेश की रणनीति गिरते बाजार में आसानी से बनाई जा सकती है। लेकिन जल्दबाजी में खरीद और बिक्री ना करें, ये इंपॉर्टेंट थंब रूल हमेशा याद रखें। और आइए बात करते हैं एक दिन एक उत्सव से जुड़ी हुई। आषाढ़ का महीना, मेघों से ढकी पहाड़ियां और कर्नाटक की पवित्र नगरी मेलुकोटे, यही हर वर्ष आरंभ होता है श्री कृष्ण राजमुडी ब्रह्मोत्सव। और ये एक ऐसा उत्सव जहां राजसी वैभव भी भगवान के चरणों में समर्पित होता है। यहाँ भगवान श्री चेलू वननारायण स्वामी, ये उनका दिव्य श्रृंगार किया जाता है, जिसकी एक झलक पाने के लिए देश भर से श्रद्धालु उमड़ पड़ते हैं। देखिए रिपोर्ट। कर्नाटक के मंड्या जिले में स्थित मेलुकोटे, जिसे तिरुनारायणपुरम भी कहा जाता है, श्री वैष्णव परंपरा का प्रमुख तीर्थ है। माना जाता है कि आचार्य श्री रामानुजाचार्य ने इस धाम को नई आध्यात्मिक पहचान दी। यहाँ विराजमान भगवान श्री चेलुव नारायण स्वामी, जिन्हें संपत कुमार भी कहा जाता है, श्रद्धालुओं की अटूट आस्था के केंद्र हैं। आषाढ़ मास में पूरा नगर भक्ति, वैदिक अनुष्ठानों और उत्सव की छटा से भर जाता है। इस ब्रह्मोत्सव की सबसे बड़ी पहचान है कृष्ण राजमुडी। मैसूर के महाराजा मुम्मडी कृष्णराज वाडियार द्वारा भगवान को समर्पित ये रत्न जड़ित राजमुकुट आज भी राज परंपरा के अनुरूप विशेष सुरक्षा के बीच राजकोष से मंदिर लाया जाता है। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच जब भगवान चेलुव नारायण स्वामी, श्री देवी और भूदेवी का इस दिव्य मुकुट से अलंकरण होता है तो पूरा मंदिर परिसर अलौकिक आभा से भर उठता है। दीपों की स्वर्णिम रोशनी, शंखनाद, मंदिर की घंटियां और फिर राजमुड़ी धारण किए भगवान की नगर परिक्रमा श्रद्धालुओं के लिए ये केवल एक शोभा यात्रा नहीं, बल्कि ईश्वर के साक्षात सानिध्य का अनुभव है। मान्यता है कि राजमुडी स्वरूप के दर्शन जीवन में सुख, समृद्धि और मंगल का आशीर्वाद देते हैं। यही कारण है कि ये उत्सव सदियों से राज परंपरा और लोक आस्था के अद्भुत संगम का प्रतीक बना हुआ है। राजमुडी ब्रह्मोत्सव केवल भगवान के श्रृंगार का उत्सव नहीं, बल्कि उस भारतीय परंपरा का जीवंत प्रतीक है जहां सत्ता भी श्रद्धा के आगे नतमस्तक हो जाती है। यहाँ मुकुट का वैभव नहीं, उसके पीछे छिपा समर्पण पूजनीय है और शायद यही मेलुकोटे की सबसे बड़ी आध्यात्मिक विरासत है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब खबरें देख लेते हैं हमारे खास सेगमेंट खेल जगत में क्या कुछ खास है स्पोर्ट्स ट्रैक में।
तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज औपचारिक तौर पर सौंप दिया गया, जिसके बाद 2030 में अहमदाबाद में होने वाले खेलों की तैयारियों की सांकेतिक शुरुआत हो गई है। नई दिल्ली में 17 से 23 अगस्त तक होने वाली विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के ड्रॉ घोषित हो गए हैं। आयुष शेट्टी को पहले ही दौर में मौजूदा विश्व चैंपियन चीन के शी यूकी का सामना करना है। वहीं पीवी सिंधु आयरलैंड की सोफिया नोबेल के खिलाफ कोर्ट में उतरेंगी। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा और अनमोल खरब सहित 7 भारतीय महिला खिलाड़ी सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। इन खिलाड़ियों में ईशानी बरुआ, बानसी सिंह, रक्षिता श्री रामराज, अश्मिता चालिहा और श्रेयांशी वेलिशेट्टी भी शामिल हैं। नवी वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल ब्रिज चैंपियनशिप के टीम इवेंट में भारत के अंडर 31 टीम ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। चीन के हेफाई में आयोजित प्रतियोगिता में भारतीय टीम ने 8 टीमों के फाइनल राउंड रॉबिन में 82.34 विक्ट्री पॉइंट्स के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी में ओडिशा, पंजाब, झारखंड, मध्य प्रदेश की टीमों ने कल तमिलनाडु के कोयम्बटूर में खेले गए 16वें भारतीय जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप डिवीजन ए के सेमीफाइनल में जगह बना ली। आइए देखते हैं कि मौसम का मिजाज क्या है आपके शहर में। अब और इसी के साथ नया सवेरा में वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आपको दिखाते हैं कोलंबिया में फूल परेड की तैयारियों की कुछ खास तस्वीरें। और आप इन दृश्यों का लीजिए आनंद, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।